In this video, we will study about the mechanism of breathing, means how we can breathe air in our body as well as how we can remove the carbon dioxide. So let me start with the mechanism of breathing. Mechanism of breathing. This breathing mechanism consists of two parts in it. One is inspiration and another is expiration. This inspiration is also known as inhalation, as well as this expiration is known as exhalation. So we have studied about them in the previous videos that inhalation means intaking of O2. That means when we take oxygen inside our body. जब हम breathe करते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगी, उसे कहते हैं इनहेलेशन. एक्सहेलेशन रिमूवल ऑफ CO. और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन. तो यहाँ हम समझेंगे कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जब ऑक्सीजन यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसे हम एक्सेल करेंगे तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे. तो हम इसे पैरेलली देख रहे हैं. एक तरफ हम लिख लेते हैं इनहेलेशन और दूसरी तरफ है एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन. सो व्हाट विल हैपन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हियर. When we take oxygen, intaking of oxygen, then when we take oxygen inside our body, what will happen? Volume of lungs increases. Means जैसे ही हवा अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर बढ़ेगी तो लंग्स का साइज बड़ा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. एयर प्रेशर डिक्रीजेस in air pressure in lungs decreases. Then when the lungs increases, then it pushes the diaphragm downward. So the diaphragm become flat. Then if the diaphragm become flat, then abdominal cavity volume decreases. Abdominal cavity volume decreases. और जब हमारे लंग्स फूलते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है कि जो रिब्स हैं, कल हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर, तो जो रिब्स होती हैं उन रिब्स के अंदर डायलेशन होता है और वो धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगती है. द रिब cage dilates and rib cage के बीच में स्पेसिफिक मसल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स. उनका एक्सटेंशन होना स्टार्ट होता है. इंटरकोस्टल मसल एक्सटेंड. These are the changes which takes place during the inhalation. हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि जैसे लंग्स के अंदर एयर आ रही है तो लंग्स का जो साइज है वो काफी बड़ा हो गया और इसके नीचे जो डायफ्राम था उसको इसने फ्लैट कर दिया. कैसे फ्लैट हुआ? जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा तो ये वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है और उस प्रेशर से ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा. इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक्सहेलेशन में. तो बिल्कुल अपोजिट लिखेंगे. दैट इज फर्स्ट आ जाएगा रिमूवल ऑफ CO2. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो हवा जब लंग्स से बाहर निकलेगी तो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. लंग वॉल्यूम डिक्रीज और एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. लंग एयर pressure increases. Then यहाँ पर डायफ्राम फ्लैट था
तो डायफ्राम जब फ्लैट है इट मीन्स एयर ज्यादा है लंग्स में, अब हम एयर को बाहर छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो प्रेशर यहाँ लगा हुआ है एयर का वो रिलीज होगा और हमारा लंग्स नॉर्मल शेप में आ जाएगा और डायफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा. सो डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, हम इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि किस तरीके से डायफ्राम डोम शेप्ड बनेगा. तो यहाँ लंग का साइज छोटा हो गया और प्रेशर जो है एयर का बाहर लंग से बाहर जा रहा है, तो ये जो डायफ्राम है ये वापस से अपनी डोम शेप गेन कर लेगा. नेक्स्ट इज जैसे ही ये डायफ्राम ऊपर जाएगा तो नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. देन रिब्स जो फैल कर डायलेट हो गई थी स्पेस प्रोवाइड करने के लिए लंग्स के एक्सटेंशन के लिए, वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन ले लेगी. रिब्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट, वापस से सिकुड़ जाएंगी और इंटरकोस्टल मसल्स भी वापस से रिलैक्स हो जाएंगी. इंटरकोस्टल मसल्स relax. These are the changes takes place during the inhalation as well as exhalation. Now one important thing is there, how we can trace the path of the inhalation or exhalation, means the pathway. So what happens, first of all the external nostril, कल हमने बात की थी. नोस्ट्रिल मीन्स जो ओपनिंग्स होती हैं वहां से एयर अंदर जाती है, उसके बाद जाती है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगी लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल से फाइनली वो पहुंचती है एल्वियोलाई में. और लास्टली हमने बात किया था कि एल्वियोलाई मेन सरफेस होता है जहां पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है. तो यहाँ एक्सचेंज होगा, जब यहाँ एक्सचेंज होगा तो यहाँ से O2 बॉडी में रिलीज होगी और CO2 एल्वियोलाई में आ जाएगी. तो जब हम इन एक्सहेलेशन का पाथवे ट्रेस करेंगे तो बिल्कुल इसका अपोजिट पाथवे बनेगा. तो हम यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, एल्वियोलाई, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या रिसीव की, CO2. अब ये किसे देगी, ब्रोंकियोल्स को. ब्रोंकियोल्स से जाएगी ब्रोंकाई के पास, अपोजिट पाथवे है. ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से फेरिंग्स, देन टू nasal cavity, and from nasal cavity to nostril, and after that we remove the CO2 in the environment, and here we are taking oxygen from the atmosphere with the help of these external nostril. This is about the mechanism of the inhalation and exhalation. After the mechanism we will study about the transport of O2 and CO2, means how this oxygen transport in our body, in what forms we can say transport in our body, and how this carbon dioxide transported. So first of all we are taking about the oxygen. Oxygen always transport in two forms, means two forms exist for transporting oxygen inside our body. So their percentage become different. First one is 97% of oxygen transported by combining with hemoglobin. This hemoglobin is the respiratory pigment which combines with this oxygen and transport it into our body. Shortly we can write like this, HB, hemoglobin. This is the important thing to note, what percentage transported
by hemoglobin, that is the 97%. And second form is 3% of O2 transported by plasma. Plasma is the component of the blood. So 3% of the oxygen get dissolved in the plasma and transported to our body. These are the two different forms through which this oxygen transported in our body. Its main composition with the hemoglobin. Now next is the carbon dioxide. This carbon dioxide transported into three forms. Means this carbon dioxide transported into the three forms. First form is 70% transported, 70% CO2 you can say transported in the form of carbonate ion. Carbonate ion means HCO3 negative, and this HCO3 negative formed by an enzyme named carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase important है कि ये HCO3 नेगेटिव कैसे बनता है, तो कैसे बनेगा, H2O प्लस CO2 दोनों कंबाइन करेंगे, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये दोनों कंबाइन करेंगे और बनाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और फिर से सेम यही एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा और बनाएगा HCO3 negative plus H positive. These reactions are reversible. So this is the reaction, or you can say the form through which this carbon dioxide transported in the blood we can say. Second form is 23% CO2 transported by HB. HB stands for hemoglobin, and this hemoglobin when combines with this carbon dioxide, means these two when combine, it is known as carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin. So 23% of CO2 transported in the form of carbaminohemoglobin, and the third last is the 7% of CO2 transported by blood plasma. So these are two different types or different forms of transport of oxygen and carbon dioxide in our body. This is important topic. With this, our subtopic of the respiration from the chapter life process complete.